This is today's the Hindu newspaper analysis session, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is India-Indonesia set to discuss Myanmar conflict during talk. In this article, we will discuss about India-Indonesia role to solve Myanmar conflict. The second issue is related to National Health Mission, and the third issue is related to Foreign Contribution Regulation Act. It means FCRA Act 2010, and the fourth issue is related to India's critical mineral push. In this article, we will discuss about various critical mineral reserve in different countries of the world. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about how India Indonesia can play an important role to solve Myanmar conflict. So let's discuss the issue in detail. The ongoing conflict in Myanmar will be part of various discussions between visiting Indonesian President Prabowo and Prime Minister Narendra Modi. म्यांमार के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग है करंट में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ डिस्कशंस इंडोनेशियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में किए जाएंगे. मिस्टर सुबायंतो हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस कल सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया के अंदर, जिसमें इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबायंतो को यहाँ पर एक चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया है. The conflict between ethnic armed organizations and the military junta in Myanmar has created a serious humanitarian crisis. म्यांमार के अंदर सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रेज हुआ है बिकॉज म्यांमार के अंदर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस EAO और मिलिट्री जनता के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर रेज हुए थे कुछ ईयर्स पहले, जिसकी वजह से यहाँ पर सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रेज हुए हैं. Recently, Myanmar Junta air strike killed 40% in a village. Some experts on Myanmar have called for India to review its policy and establish channel with the EAO to help the affected persons. इंडिया में कुछ म्यांमार से रिलेटेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को अपना म्यांमार पॉलिसी को चेंज करना होगा और EAO के साथ एक चैनल इस्टेब्लिश करना होगा सो दैट अफेक्टेड सिविलियंस की हेल्प की जा सके. As Myanmar marked 3 years of military coup, India has called for complete cessation of violence in the country and its transition towards inclusive federal democracy. मिलिट्री coup को अबाउट 3 years हो चुके हैं. इंडिया ने हमेशा कोशिश किया है कि वायलेंस का कंप्लीट सीजेशन होना चाहिए म्यांमार के अंदर, एंड म्यांमार के अंदर फेडरल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होना चाहिए. 2021 मिलिट्री कूप एंड द सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल. 2021 में किस तरह से मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार के अंदर. मिलिट्री कूप इन 2021. आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD विक्ट्री इन द 2020 इलेक्शंस स्पार्ड कंसर्न अमंग द मिलिट्री. 2020 इलेक्शंस में NLD पार्टी से आंग सान सू की यहाँ पर विन हुई, बट म्यांमार के मिलिट्री को ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि इनका जो ये विनिंग हुआ है ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से हुआ है. द मिलिट्री एलिड इलेक्टोरल फ्रॉड एंड स्टेज अ कूप इन February 2021. मिलिट्री को लगा कि ये एक इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है जिसमें आंग सान सू की ने विन किया है, और इसी वजह से 2021 में यहाँ पर मिलिट्री कूप किया जाता है. आंग सान सू की एंड अदर लीडर्स वर डिटेन्ड स्पार्किंग वाइड स्पीड प्रोटेस्ट एंड अ वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन. आंग सान सू की एंड इसके साथ अदर लीडर्स को मिलिट्री के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है. इसके अगेंस्ट म्यांमार के अंदर वाइड स्पीड प्रोटेस्ट स्पार्क होते हैं, मिलिट्री क्रैकडाउन वायलेंस यहाँ पर स्टार्ट होते हैं. एंटी जनता आर्म्ड स्ट्रगल. वेरियस एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल डिफेंस फोर्सेस intensified their resistance against the military regime, resulting in escalating conflict across the country. मिलिट्री रिजाइम के अगेंस्ट, इट मीन मिलिट्री कूप के बाद यहाँ पर मिलिट्री रिजाइम स्टार्ट होता है. इस मिलिट्री रिजाइम के अगेंस्ट EAO इट मीन्स एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड PDF पीपल डिफेंस फोर्सेस ने अपना रेजिस्टेंस इंटेंसिफाई किया, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एस्केलेट होते हैं. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार. म्यांमार में पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत टाइम पहले से रहा है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज, फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल, फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री, फेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज.
म्यांमार gained independence from British rule in 1948. The country established a democracy based on the parliamentary system of government. 1948 में ब्रिटिश रूल से म्यांमार ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। और इंडिपेंडेंस के बाद इस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी बेस्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होता है। फर्स्ट फेज ऑफ मिलिट्री रूल इन 1962 जनरल ने विन स्टेज अ coup डिक्टेड एस्टेब्लिशिंग अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। म्यांमार के अंदर 1948 के बाद पहली बार 1962 में यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर जनरल नेविन ने यहाँ पर एक कूप यहाँ पर स्टेज किया और यहाँ से मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट होता है। द बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी बिकेम द कंट्री सोल पॉलिटिकल पार्टी। इस डिक्टेटरशिप के बाद म्यांमार के अंदर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी BSPP इस्टेब्लिश होती है। फेज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री। अब मिलिट्री के अंदर ही पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। इन 1988 जनरल सॉ मोंग सीज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवरथ्रोइंग द BSPP ड्यू टू वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शन। बिकॉज BSPP ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी होती है म्यांमार के अंदर। इस पार्टी की जिस टाइम पर गवर्नमेंट होती है इट मीन्स यहाँ पर एक तरह का मिलिट्री डिक्टेटरशिप है इस पार्टी के अंदर से ही। और 1988 के ड्यूरिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शन होते हैं, जिस वजह से जनरल सॉ मोंग ने गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल सीज कर लिया और BSPP को यहाँ पर ओवरथ्रोन कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर इस पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। हाउएवर द मिलिट्री कंटिन्यू टू रूल अंडर द स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल। स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने मिलिट्री ने यहाँ पर कंटिन्यू रूल किया। इट मीन्स BSPP जो पहले पॉलिटिकल पार्टी थी इसको अब ओवरथ्रोन कर दिया और मिलिट्री रूल कंटिन्यू रहता है। बट मिलिट्री रूल ये जो किया जा रहा था वो स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल SPDC के थ्रू किया जा रहा था। फेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होता है 2010 में। इन 2010 SPDC held elections paving the way for a quasi civilian government। SPDC ने 2010 में यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराया और क्वेसी सिविलियन गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होती है। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वोन द 2015 इलेक्शन। 2015 में फिर से इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में आंग सान सू की का NLD पार्टी विन कर जाती है। इशू ऑफ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी इन इंडिया। इंडिया में रिफ्यूजीज का मैसिवली इन्फ्लक्स हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है दोनों कंट्रीज के रिलेशन को बैलेंस करने के लिए। करंट ऑनगोइंग आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन द मिलिट्री जनता एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक डिफेंस फोर्सेज इन द चिन रीजन सेगिंग रीजन हैव लेड टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया स्पेशली इन मिजोरम एंड मणिपुर। बिकॉज म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता एंड PDF के बीच में जो आर्म्ड स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहे हैं स्पेशली चिन रीजन एंड सेंगिंग रीजन के अंदर, इसकी वजह से इंडिया में मैसिव इन्फ्लक्स रेफ्यूजीज का हुआ है। और ये जो इन्फ्लक्स हुआ है इंडिया के ईस्टर्न स्टेट में मिजोरम एंड मणिपुर के अंदर ये इन्फ्लक्स हुआ है। दिस इन्फ्लक्स ऑफ refugees in India has emerged as a tension between India and Myanmar, as these have been linked to violent ethnic clashes, drug trafficking, and smuggling. मैसिव इन्फ्लक्स जो रेफ्यूजीज का हुआ है इंडिया में म्यांमार की तरफ से, इसने इंडिया और म्यांमार के बीच में टेंशंस इमर्ज किए हैं। बिकॉज इन रेफ्यूजीज का जो लिंकिंग देखा जा रहा है इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग से इनको कनेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिया म्यांमार रिलेशन। इंडिया म्यांमार रिलेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। बोथ कंट्रीज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कल्चरल रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। इंडिया और म्यांमार के बीच में एंशिएंट टाइम से ही कल्चरल रिलीजियस एंड ट्रेड लिंक रहे हैं। एज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार। बिकॉज इंडिया लैंड ऑफ बुद्धा है और यही वजह है कि म्यांमार के पीपल के लिए इंडिया एक पिलग्रिमेज कंट्री के तौर पर वर्क करता है। इन ब्रिटिश एरा में इंडिया और म्यांमार के बीच में क्या रिलेशन रहे, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेशन का स्टेज क्या रहा है। इन ब्रिटिश एरा इंडिया एंड म्यांमार वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल अंटिल 1935। 1935 तक कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग इंडिया और
ब्रिटिश, दोनों कॉलोनियल रूल का पार्ट हुआ करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड म्यांमार एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड मेंटेन क्लोज टाइज। इंडिया एंड म्यांमार साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज ने क्लोज टाइज मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 में दोनों कंट्रीज के बीच में साइन की गई। इन 2002 इंडियन कॉन्सुलेट इन मैंडले वॉज रीओपन एंड द कॉन्सुलेट ऑफ म्यांमार वॉज सेट अप इन कोलकाता। म्यांमार के अंदर मैंडले में इंडियन कॉन्सुलेट यहाँ पर ओपन किया गया, रीओपन किया गया था स्पेशली इसको। और इंडिया में कोलकाता के अंदर म्यांमार कॉन्सुलेट ओपन किया, सेटअप किया गया। इन 2014 म्यांमार बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में म्यांमार इंडिया के टू इम्पोर्टेंट पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट म्यांमार बन जाता है 2014 में। व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया? इंडिया के लिए म्यांमार का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है म्यांमार का हमारे लिए? नंबर 2, काउंटरिंग चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए म्यांमार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 3, रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया, इंडिया में अगर इलीगल माइग्रेशन को रिडक्शन करना है तो उसके लिए म्यांमार के साथ हमें पीसफुल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना होगा। कल्चरल टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, म्यांमार इज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के लिए म्यांमार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया के लिए म्यांमार इंडिया के गेटवे के तौर पर वर्क करता है एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी हमें इंडिया का कोऑपरेशन चाहिए। म्यांमार इज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रिले ऑन म्यांमार। इंडिया के टू पॉलिसीज के लिए म्यांमार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू पॉलिसी सच एज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसीज के सक्सेसफुल के लिए म्यांमार एक इम्पोर्टेंट पिलर के तौर पर वर्क कर सकता है इंडिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि म्यांमार पर रिलाई ऑन करते हैं, सच एज इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। इस हाईवे के डेवलपमेंट के लिए हमें म्यांमार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी KMMTT, इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए भी हमें म्यांमार पर रिलाई ऑन करना पड़ेगा। काउंटरिंग चाइना, म्यांमार इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू काउंटर इट्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। साउथ ईस्ट एशियन रीजन में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए म्यांमार हमारे लिए एक क्रूशियल कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, India is developing the Sitawi port in Myanmar's Rakhine State to counter the Chinese fronted Kyongpu port. चाइना म्यांमार के अंदर क्यांगपो पोर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है। एज ए काउंटर इंडिया भी म्यांमार के रखाइन स्टेट के अंदर सितवी पोर्ट यहाँ पर डेवलप कर रहा है। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया। A stable Myanmar is necessary to reduce the illegal Rohingya and Chin migration in India. इंडिया में रोहिंग्या और चिन माइग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए म्यांमार का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। कल्चरल टाइज, बुद्धिज्म विच इज द मेजोरिटेरियन रिलीजन इन म्यांमार हैज इट्स रूट इन इंडिया विच हैज लेड टू ह्यूज कल्चरल सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार के अंदर मेजोरिटेरियन रिलीजन पीपल बुद्धिस्ट से बिलोंग करते हैं जो कि जिसका इंडिया के अंदर रूट है और इससे शो होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल सिमिलरिटीज काफ़ी ज़्यादा है। मेजर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के बीच में मेजर एरियाज कौन कौन से हैं जिस पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं? नंबर 1, ट्रेड एंड इकोनॉमी। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। नंबर 3, डिफेंस कोऑपरेशन। नंबर 4, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। नंबर 5, cooperation in education and research. Number 6, humanitarian aid and disaster relief. Trade and economy. Bilateral trade between India and Myanmar has grown from $12.4 million in 1981 to $2.18 billion in 2016-17. इंडिया और म्यांमार के बीच में बायलैटरल
ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। 1980 में जहां पर बायलैटरल ट्रेड $12.4 मिलियन हुआ करता था, वहीं 2016-17 में दोनों कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड $2.18 बिलियन तक पहुंच गया। इंडियन कंपनी सच एज एसआर, गेल एंड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैव इन्वेस्टेड इन म्यांमार एनर्जी सेक्टर। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने म्यांमार के अंदर एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, सच एज एसआर कंपनी, गेल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। India Myanmar relation has been boosted by key connectivity projects. India has invested deeply in the infrastructure project in Myanmar. म्यांमार के अंदर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। अब क्या क्या इन्वेस्टमेंट इंडिया ने म्यांमार के अंदर किया हुआ है? नंबर 1, इंडिया एंड म्यांमार इनऑगरेटेड द 250 किलोमीटर तामो कलेवा कालेमियो हाईवे, पॉपुलरली कॉल्ड द इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड 2021। 2021 में इंडिया ने 250 किलोमीटर तामो कालेवा कालेमियो हाईवे, जिसको इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड के नाम से भी जाना जाता है, 2001 में इस रोड को यहाँ पर इस हाईवे को इस्टेब्लिश किया था इंडिया ने। नंबर 2, इंडिया इज बिल्डिंग द कालंदर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट टू लिंक कोलकाता टू सितवी इन म्यांमार एंड देन फ्रॉम म्यांमार्स कालंदर रिवर टू इंडिया नॉर्थ ईस्ट। इंडिया कालंदर मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज के इम्पोर्टेंट एरियाज को कवर करता है। कोलकाता को ये म्यांमार के सितवी से कनेक्ट करता है और उसके बाद म्यांमार के कालंदन से होते हुए ये दोबारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एंटर करता है। इट मीन्स कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है। नंबर 3, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड आर बिल्डिंग द एशियन ट्राइलेटरल हाईवे विच विल कनेक्ट इंडिया टू आसियान। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ये तीन कंट्रीज एशियन ट्राइलेटरल हाईवे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जो कि इंडिया को आसियान के साथ कनेक्ट कर सकता है। नंबर 3, डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया एंड म्यांमार कंडक्ट अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इम्बैक्स। इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं, जिसे इम्बैक्स के नाम से जाना जाता है। इम्बैक्स मीन्स इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑपरेशन सनराइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार आर्मी जॉइंटली टारगेट द मिलिटेंट ग्रुप दैट ऑपरेट इन द बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में दोनों कंट्रीज के जो मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करने के लिए यहाँ पर कुछ आर्मीज का यहाँ पर ऑपरेशन होता है, जिसे ऑपरेशन सनराइज के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज की आर्मीज बॉर्डर एरियाज में मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट करने के लिए कुछ ऑपरेशन सच एज ऑपरेशन सनराइज कंडक्ट करते हैं। नंबर 4, मल्टीलैटरल पार्टनरशिप। म्यांमार is also a key component of India's strategy to bridge South and Southeast Asia through ASEAN, BIMSTEC, and Mekong-Ganga cooperation. साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन के बीच के गैप को ब्रिज करने के लिए म्यांमार इंडिया के लिए एक की कंपोनेंट के तौर पर वर्क करता है। आसियान, बिम्स्टेक एंड मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादातर कंट्रीज इनमें बिलोंग करते हैं। Cooperation in education and research. India has developed Myanmar Institute of Information and Technology and Advanced Center for Agricultural Research and Education for conducting research on pulses and oilseeds. इंडिया ने म्यांमार के अंदर म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर MIIT इस्टेब्लिश किया है, डेवलप किया है इंडिया ने म्यांमार के अंदर। इंडिया ने ACARE भी इस्टेब्लिश किया है सो दैट म्यांमार के अंदर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स को ऑयल सीड्स से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट कराया जा सके। नंबर 6, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। इंडिया has provided humanitarian aid and disaster relief in natural calamities in Myanmar like cyclone Mora 2017, Comet 2015, earthquake in San State and COVID-19. इंडिया ने ऑलवेज म्यांमार के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करा है। जब म्यांमार के अंदर कोई
नेचुरल कैलेमिटी या कोई डिजास्टर आया है उससे उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड हमेशा इंडिया ने प्रोवाइड कराया है। सच है 2017 में म्यांमार के अंदर साइक्लोन मोरा की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। 2015 में कोमेन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। 2010 में सान स्टेट के अंदर अर्थक्वेक आया। कोविड-19 के ड्यूरिंग में इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड म्यांमार को प्रोवाइड कराया। What is Foreign Contribution Regulation Act 2010, which is also known as FCRA? What is current issue? The Union Home Ministry has granted registration under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010 to the famous Banke Bihari Temple in UP's Vrindavan, enabling it to receive donations from foreign countries for religious activity. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी टेम्पल के लिए FCRA लाइसेंस प्रोवाइड कराया है और FCRA लाइसेंस प्रोवाइड करने के बाद इस टेम्पल के अंदर अब फॉरेन कंट्रीज डोनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रिलीजियस एक्टिविटी। द टेम्पल्स प्राइस्ट हाउवर सेड दे हैड नेवर अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन। टेम्पल के प्राइस्ट ने कहा है कि उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, यही इशू ये बना हुआ है अभी। रजिस्ट्रेशन अंडर द FCRA 2010 इज मैंडेटरी फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस टू रिसीव फॉरेन फंड। किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशन के लिए कंपलसरी है, अगर वो फॉरेन फंड रिसीव करना चाहता है तो वो FCRA 2010 के अंडर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराए। ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी है। व्हाट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA क्या है? FCRA is a law in India which regulates the acceptance and utilization of foreign contribution by organizations and individuals to ensure national interests are safeguarded. इंडिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स के लिए अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फंडिंग वो एक्सेप्ट करना चाहता है, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहता है, तो इससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस इंडिया में FCRA लॉ के अंडर मेंशन किए गए हैं। इंट्रोड्यूस 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। FCRA एक्ट इंडिया में इमरजेंसी के ड्यूरिंग 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एस्टेब्लिश टू प्रिवेंट फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स थ्रू फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। फॉरेन इन्फ्लुएंस इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में अगर किया जाता है, स्पेशली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू, इसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया में FCRA लाया गया। इट मीन्स इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट करने के लिए अदर कंट्रीज़ के थ्रू फंडिंग किया जाता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में FCRA एक्ट लाया गया, जिसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी फंडिंग अगर रिसीव की जाती है तो इससे रिलेटेड पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट्स की चेंजेज एज आउटलाइन बिलो। नंबर 1 प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर। नंबर 2 आधार मैंडेटरी। नंबर 3 FCRA अकाउंट। नंबर 4 रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस। नंबर 3 रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, रेस्ट्रिक्ट ऑन अनयूटिलाइज्ड रेस्ट्रिक्शंस, सस्पेंशन एक्सटेंशंस। क्या क्या इसमें की अमेंडमेंट किए गए 2020 में? नंबर 1 प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एन इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन और अ रजिस्टर्ड कंपनी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी इंडिविजुअल, एसोसिएशन और रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। ट्रांसफ़र किस कंडीशन में किए जाते हैं, उसके लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी, FCRA अकाउंट होना चाहिए। नंबर 2 आधार मैंडेटरी। ऑफिस बेरर मस्ट प्रोवाइड एन आधार और पासपोर्ट OCI कार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑफिस बेरर जो भी है उसको आधार कार्ड प्रोवाइड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट OCI कार्ड उसके पास होना चाहिए। नंबर 3 FCRA अकाउंट। कंट्रीब्यूशंस मस्ट बी रिसीव्ड इन FCRA अकाउंट डेजिग्नेटेड SBI ब्रांच इन न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली के अंदर SBI ब्रांच के अंदर FCRA अकाउंट होना चाहिए। अगर फॉरेन डोनेशन रिसीव करने हैं, वो डोनेशन सिर्फ FCRA अकाउंट के अंदर ही आ सकती है। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, द गवर्नमेंट कैन इंक्वायर बिफोर रिन्यूइंग सर्टिफिकेट्स चेकिंग फॉर मिसयूज ऑफ फंड्स। सर्टिफिकेट रिन्यू करने से पहले गवर्नमेंट इंक्वायरी कर सकती है और फंड्स का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है, इससे रिलेटेड चेकिंग भी गवर्नमेंट कर सकती है। रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, अंडर न्यू अमेंडमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिमिट वर रिड्यूस फ्रॉम 50% to 20%। फॉरेन फंड्स जितना भी रिसीव होता है किसी भी ONGC को या फिर किसी भी ट्रस्ट को, पहले यहाँ पर 50% उस फंड का यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के तौर पर किया जा सकता है। अब उसका ओनली 20% ही उस NGO या ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकता है। नंबर 6, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, एंटिटीज कैन सरेंडर दियर सर्टिफिकेट आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। किसी भी एंटिटीज को अगर गवर्नमेंट अप्रूवल मिल जाता है तो इसके बाद वो इस सर्टिफिकेट को सरेंडर कर सकता है। नंबर 7, रेस्ट्रिक्ट ऑन अनयूटिलाइज रेस्ट्रिक्शंस, द गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट अनयूटिलाइज फंड्स बेस्ड ऑन इंक्वायरीज। कोई भी अगर फंड अनयूटिलाइज रहता है तो गवर्नमेंट उस पर उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। सस्पेंशन एक्सटेंशन, इनिशियली रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन कैन बी इन्फोर्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days, but in a new amendments this suspension can be further extended by an additional 180 days। इनिशियली कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंशन किया जाता था तो अबाउट 6 मंथ यानी 180 डेज के लिए सस्पेंशन होता था, बट न्यू अमेंडमेंट के बाद 180 डेज इसमें और ऐड कर दिया, अबाउट 1 ईयर के लिए यहाँ पर सस्पेंशन किया जा सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल 2025, रूल्स 2025 में क्या क्या यहाँ पर न्यू रूल्स ऐड किए गए हैं। इन 2022 द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2011 टू स्ट्रेंथन सेफगार्ड अगेंस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन दैट कुड हार्म नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल 2011 के अंदर अमेंडमेंट किया सो दैट नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को हार्म होने से बचाने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट सेफ गार्ड को स्ट्रेंथ किया जा सके। की अपडेट्स इंट्रोड्यूस अंडर द FCRA रूल 2022 के अंदर जो अमेंडमेंट रूल्स में किया गया है, इसमें की अपडेट क्या रहा है। अंडर द FCRA रूल 2022 इंडियन कैन नाउ रिसीव अप ₹10 lakh annually from relative abroad without notifying the authorities। previous limit was ₹1 lakh। FCRA रूल 2022 के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन किया गया है वो ये किया गया है कि कोई भी इंडियन अगर अब्रोड रिलेटिव्स से मनी रिसीव करना चाहते हो तो ईयरली 10 लाख रुपीज़ वो विदाउट नोटिफाइंग द अथॉरिटी रिसीव कर सकता है, यानी 10 लाख रुपए तक वो बिना अथॉरिटी को नोटिफाई किए अपने रिलेटिव्स जो कि फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं उनसे वो मनी रिसीव कर सकता है, जो पहले इसका जो लिमिट था वो 1 लाख था। वाई देयर इज अ नीड फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA का नीड क्यों हुआ। FCRA regulate foreign contribution to prevent misuse and protect India's sovereignty, integrity and security। फॉरेन इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर FCRA लाएगा और इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए FCRA एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Number regulation. This act ensure that foreign donation are utilized responsibly. It also ensure avoiding misuse and allocation of illegal activities। इंडिया के अंदर इलीगल एक्टिविटीज के लिए अगर इस तरह के मनी का यूज किया जाता है, इस मनी यानी फॉरेन फंड के मिसयूज को अवॉइड करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए इसके एलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। FCRA प्रिवेंट कंट्रीब्यूशन दैट कुड हार्म इंडियाज सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने वाला कोई भी कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन से किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए FCRA एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
Number 3, mandatory licensing. Individuals or NGOs must obtain FCRA registration or prior permission from the Ministry of Home Affairs to accept foreign fund legally. फॉरेन फंड्स को लीगली एक्सेप्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स एंड एनजीओज के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि FCRA रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से प्रायर परमिशन टेकिंग करना होगा। नंबर हो ओवरसाइट ऑन यूटिलाइजेशन। This act establishes a licensed regime to monitor the acceptance and use of foreign contribution for charitable purpose. चैरिटेबल पर्पज के लिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इस कंट्रीब्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, इसका जो एक्सेप्टेंस या यूज किया जा रहा है कंट्री के अंदर, उसको मॉनिटर करने के लिए FCRA का लाइसेंस रिजाइम है। नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन हैज कवर्ड सेवरल पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स से सेंटर रिपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट का कहना है कि नेशनल हेल्थ मिशन ने सेवरल पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स को कर्व किया है। वाई न्यूज। The National Health Mission has significantly contributed to improving India's public health, including lowering the maternity mortality rate, incidence of TB and sickle cell anemia. नेशनल हेल्थ मिशन ने इंडिया पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सच एज इंडिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट लोअर हुआ है, टीबी के इंसिडेंस कम हुए हैं एंड सिकल सेल एनीमिया के इंसिडेंस भी इंडिया के अंदर कम हुए हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट का कहना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड ऑन जनवरी 22, 2025 in its assessment report present to the Union Cabinet on January 2022-25। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट यूनियन कैबिनेट को प्रेजेंट की है। उस रिपोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन का इंडिया पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2013 subsuming the National Rural Health Mission and National Urban Health Mission। नेशनल हेल्थ में 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 2 मिशंस को सब्ज्यूम किया गया था, जिसमें पहला मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और दूसरा मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इन दोनों मिशंस को 2013 में सब्ज्यूम करके नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इंक्लूड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर रिप्रोडक्टिव मैटरनल neonatal child and adolescent health and communicable and non communicable diseases। नेशनल हेल्थ मिशन के मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट क्या क्या है, सच एज हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एंड रूरल एरियाज के अंदर हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसमें ऐड किए गए हैं, सच एज रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ RMNHCH+A एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को भी इस मिशन के अंदर ऐड किया गया है। द नेशनल हेल्थ मिशन एम्स टू यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। पीपल तक इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस को इंश्योर करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। National Health Mission also provided free services related to maternal health, child health, adolescent health, family planning, universal immunization program, and 4 major diseases such as TB, vector-borne diseases like malaria, dengue, and kala jar, leprosy, etc। नेशनल हेल्थ मिशन कुछ हेल्थ से रिलेटेड फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, सच एज मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, एडोलसेंट हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड ये फ्री सर्विस प्रोवाइड कराता है। कुछ मेजर डिसीज सच है टीबी, वेक्टर बोर्न डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड कालाजार, लेप्रोसी एटसेट्रा, इन डिसीज के लिए फ्री सर्विसेज यहाँ पर इसके थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक रिड्यूस करना है। सेकंड टारगेट रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 1 बाय 1000 लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 1000 लाइव बर्थ पर 1 तक लाना है। इट मीन 1000 लाइव बर्थ पर आज जो मैटरनल मोर्टेलिटी होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, इसको 1 तक लाने के लिए इसका टारगेट रखा है।
reduce infant mortality rate to 25/25 in out of 1000 live birth। इन्फेंट का बहुत ज़्यादा डेथ होता है पर 1000 के हिसाब से अगर देखा जाए इसको 25 तक लाना इस ऑब्जेक्ट NHM मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स। वुमेन जो 15 to 49 ईयर्स की हैं उनके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसने टारगेट रखा हुआ है। प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिसीज। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना। रिडक्शन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। हेल्थ केयर पर जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है उसको रिड्यूस करना भी इसका टारगेट है। रिड्यूस एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम टीबी बाय हाफ। टीबी की वजह से एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी को हाफ तक रिड्यूस करना इसका टारगेट है। रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ लेप्रोसी टू लेस देन 1 बाय 10,000 पॉपुलेशन एंड इंसिडेंस टू 0 इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। एनुअल मलेरिया इंसिडेंस टू बी लेस देन 1 per 1000। लेस देन 1% माइक्रोफिलोरिया प्रिवेलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। एम्स टू कालाजार एलिमिनेशन बाय 2015। 2015 तक कालाजार को एलिमिनेट करने का इसने एम्स रखा हुआ था। लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल ब्लॉक। नेशनल हेल्थ मिशन ने टारगेट रखा था कि ऑल ब्लॉक में पर 10,000 पॉपुलेशन में लेस देन 1 केस तक यहाँ पर कालाजार को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया था। इट मीन्स यहाँ पर कालाजार की वजह से कालाजार की जो प्रॉब्लम है टारगेट रखा गया कि पर 10,000 पॉपुलेशन में 1% को 1% तक इस प्रॉब्लम को लेकर आने हैं, जबकि अभी करंट में बहुत ज़्यादा है। मेजर इनिशिएटिव सपोर्टेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? नंबर 1 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसी के अंदर आता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसी के अंदर आता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज इनिशिएटिव इसी के अंदर आता है। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसी के अंदर आता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड टेली कंसल्टेशन सर्विसेज आर ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। नंबर 8 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क इन ऑल पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। ये कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आती हैं। अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं इंडिया के अंदर? नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर इंडिकेटर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए। ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स, एड्रेसिंग हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। Improvement in health indicators. It has led to significant improvement in maternal, newborn, and child health indicators, particularly for maternal mortality rate of infant and under 5 mortality rates. Maternal, newborn and child health indicators में काफ़ी improvement देखा गया है। Particularly maternal mortality ratio, infant and under 5 mortality rates. Maternal mortality ratio यहाँ पर काफ़ी reduce हुआ है। All of these, the rates of decline in India are much higher than the global average, and these declines have accelerated during the prior of the implementation of National Health Mission. Because इन सभी इंडिकेटर्स का जो ये सभी जो इंडिकेटर्स रहे हैं, स्पेशली न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ या मैटरनल इंडिकेटर, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं जब से नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी भी ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ये रेशो ज़्यादा है। ग्रोथ इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन टारगेट टू बिल्ड अ नेटवर्क फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज विद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ इंडिया में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है और नेशनल हेल्थ मिशन का टारगेट रहा है कि इस नेटवर्क को बिल्ड किया जाए। इट ऑल्सो ऑफर कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर सर्विसेज टू सिटीजन्स को प्राइमरी सेकेंडरी केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए भी इसका एक इसके अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 3 हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स। हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं नेशनल हेल्थ मिशन आने के बाद। नेशनल हेल्थ मिशन enabled the design and implementation of reform especially related to governance, procurement and technology. गवर्नेंस, प्रोक्योरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर के डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव NHM के अंदर टेकिंग किए गए हैं। एड्रेसिंग हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस करंट हाई लेवल ऑफ OOPE. Almost 70% of the OOPE is on account of drugs and diagnostic. The free drug and free diagnostic services initiatives have been implemented under the National Health Mission.
पीपल का 70% जो एक्सपेंस होता है वो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स पर होता है। गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड किए। जो चाइना इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल मिनरल। In this article, we will discuss about the distribution of critical minerals in various countries. Nations with mineral reserve needed for energy transition. एनर्जी ट्रांजिशन के लिए मिनरल रिजर्व कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम देख सकते हैं कि बॉक्साइट, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, लिथियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, रेयर अर्थ, सिल्वर, यूरेनियम, इन सभी मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। और ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो चाइना के अंदर है। व्हाट इज इशू? द वर्ल्ड्स एनर्जी सिस्टम इज मेनली पावर्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। द ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन वन विल शिफ्ट फ्रॉम कोल, ऑयल एंड गैस टू द मिनरल नीडेड फॉर सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड अदर टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम करंट में फॉसिल फ्यूल के द्वारा पावर किया जा रहा है। कोई कंट्री अगर कोल, ऑयल एंड गैस से अपने आप को अगर सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ अपने को ट्रांजिशन करना चाहता है तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो मिनरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है उसके पास। विच कंट्रीज हैव सच मिनरल रिजर्व दैट कैन बी माइंड। किन कंट्रीज के पास इन मिनरल रिसोर्स का रिजर्व है जिसको माइन किया जाना है। बिलो वी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच मिनरल। द ग्राफिक शो द शेयर ऑफ वर्ल्ड्स रिजर्व इन ईच कंट्री। ईच कंट्री के अंदर कितना रिजर्व है इससे रिलेटेड हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ईच मिनरल का क्या क्या इम्पोर्टेंस है और उस मिनरल का किस कंट्री के अंदर कितना रिजर्व है। नंबर 1 है बॉक्साइट, प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, एसेंशियल फॉर विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ट्रांसमिशन केबल। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्राइमरी सोर्स है जिसका यूज विंड टर्बाइन बनाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए, बैटरीज बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए, ट्रांसमिशन केबल बनाने के लिए इस मिनरल का यूज किया जाता है। बात अगर कंट्री वाइज शेयर की जाए तो बॉक्साइट का जो सबसे ज़्यादा शेयर है 24.7% वो गुयाना के अंदर है, 19.3% वियतनाम के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्राज़ील के अंदर भी इसका शेयर है। नंबर ऑफ क्रोमियम की फॉर जियोथर्मल एंड कंसनट्रेटेड सोलर पावर यूज्ड इन विंड टर्बाइन एंड फॉर रेडिएशन सेटलिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्रोमियम जियोथर्मल एंड कंसनट्रेटेड सोलर पावर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व है। सबसे ज़्यादा रिजर्व क्रोमियम का कजाकिस्तान कंट्री के अंदर है। नंबर 3 कोबाल्ट, यूज्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटलिस्ट फॉर द ऑयल इंडस्ट्री, रेजिस्टेंट मेटल एलॉय, क्रिटिकल कंपोनेंट इन मैनी लिथियम ऑन आयन बैटरी टेक्नोलॉजीज। कोबाल्ट का ज़्यादातर यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटलिस्ट फॉर ऑयल इंडस्ट्री, मेटल एलॉय रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। और इसका अगर रिजर्व देखा जाए सबसे ज़्यादा रिजर्व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर है। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। कॉपर क्रिटिकल एलिमेंट इन सोलर फोटोवोल्टिक, विंड पावर, सोलर फोटोवोल्टिक में इसका यूज किया जाता है एंड विंड पावर एलिमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉपर चिली के अंदर मिलता है, पेरू के अंदर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। ग्रेफाइट की कंपोनेंट ऑफ बैटरी एनोड्स एंड देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्टेशनरी बैटरीज फॉर बैलेंसिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। बैटरी एनोड्स के कंपोनेंट के रूप में ग्रेफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और ग्रेफाइट का अगर देखें सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर ग्रेफाइट है, सेकंड नंबर पर ब्राज़ील, थर्ड नंबर पर मोजाम्बिक, फोर्थ नंबर पर मेडागास्कर। लिथियम कोर कंपोनेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरीज में सबसे ज़्यादा लिथियम का यूज होता है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना के अंदर भी मिनरल मिलता है। नेक्स्ट है मैग्नीज, वाइडली यूज इन सोलर एंड विंड पावर एंड लिथियम आयन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स में यूज की जाने वाली लिथियम आयन बैटरीज में इसका यूज किया जाता है। सोलर एंड विंड पावर में इसका यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज साउथ अफ्रीका के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चाइना, ब्राज़ील, यूक्रेन। मोलिब्डेनम हैज़ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बट एक्सपेंड्स लिटिल व्हेन एक्सपोज टू हीट। मोलिब्डेनम एक हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा ये चाइना के अंदर मिलता है, यूएस के अंदर मिलता है, पेरू के अंदर मिलता है, चिली के अंदर मिलता है। निकेल की कंपोनेंट इन कैथोड्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज इन इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स में लिथियम आयन बैटरीज के कैथोड्स में इनका यूज किया जाता है। निकेल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। रेयर अर्थ यूज इन विंड पावर फॉर परमानेंट मैग्नेट के लिए विंड पावर में इसका यूज किया जाता है। रेयर अर्थ सबसे ज़्यादा चाइना, वियतनाम, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया के अंदर पाया जाता है। सिल्वर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीन एनर्जी इज इन सोलर फोटोवोल्टेइक एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सोलर फोटोवोल्टेइक एंड इलेक्ट्रिक कार में क्लीन एनर्जी के तौर पे सिल्वर का यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा सिल्वर पेरू के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना के अंदर मिलता है। यूरेनियम प्राइमरी फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी फ्यूल के तौर पर यूरेनियम वर्क करता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान के अंदर है, नामीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।